हेलो बच्चों, कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आजकल आप सबके लिए अंग्रेजी ग्रामर का वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूं। आपको पहले ही मैंने आपको सूचित किया था कि मैं कक्षा 10, 11, 12, कक्षा 9 के लिए अंग्रेजी का ग्रामर पोर्शन पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके पहले हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन थे उसको मैंने करवाया था। जो बच्चे पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में पहला वाला वीडियो देख लें, क्योंकि यदि आप पहला वीडियो देखेंगे तब जाकर आपको दूसरा वाला समझ में आएगा। क्योंकि जब आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे आप बीच से मत सीखिए, उसे आप शुरुआत से सीखिए। जब आप शुरुआत से सीखेंगे किसी चीज़ को तो उसे आप पूरा सीख सकते हैं। बीच से सीखेंगे तो आपका कुछ भाग छूट जाएगा, जिससे आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी बच्चे मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं वे जाएं प्लेलिस्ट में, वहां से देख लें। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप मजबूर हो जाएंगे कि चैनल सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब लोग अंग्रेजी ग्रामर में जो टेंस वाला पोर्शन है उसमें बहुत ही कमज़ोर हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यदि आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो अवश्य ही आपको अंग्रेजी ग्रामर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा। ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बच्चों सबसे पहले आपको पहचान याद करनी होती है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान याद करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि जो दिया गया सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहचान पहले आपको बता दे रहे हैं। ये है आपकी पहचान, आपकी नहीं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ, रहा हूँ तथा वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो चलिए बच्चों, ये आपके सामने पहचान लिख दिया हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको पहचान बता देता हूँ कि क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ तथा वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाए तो उसके अंत में आपको देखना है कि रहा है तो नहीं है, कहीं रही है तो नहीं है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, इस तरह से कोई शब्द जुड़ा हुआ है। यदि इन सभी शब्दों में से कोई भी शब्द आपको अंतिम में दिख जाए तो आप समझ जाइए कि यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे आपको बच्चों में एक सेंटेंस देता हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं तो लास्ट में आ रहा है रहा हूँ। देखिए, मैं खाना खा रहा हूँ तो लास्ट में आ गया रहा हूँ। तो जब भी आपको लास्ट में रहा हूँ दिखे तो आप समझ जाइए कि यह कंटिन्यूअस ही है। तो ये हो गई आपकी पहचान। और दूसरा है कि इसमें आपको कार्य जो है यह जारी रहना मिलेगा, क्योंकि वो काम ख़त्म नहीं हुआ होगा, वो चल ही रहा होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं अभी भी खा रहा हूँ,
ऐसा नहीं है कि मैं खा चुका हूँ, मैं अभी भी खा रहा हूँ। इसका मतलब कि कार्य चल रहा है, लगातार वो चल रहा है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूँ, यह वीडियो बनाना बंद नहीं किया हूँ। इसका मतलब है कि वर्तमान में कार्य आपका जारी रहेगा, आपको कार्य चलता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं है कार्य खत्म हो चुका होगा। जब भी आपको इस तरह से वाक्य मिले तो आप समझ जाइए कि यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये पहचानने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नहीं पहचान सकते हैं। जब भी आपको अंतिम में रहा है दिखे, रही हूँ, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हों, रहा हूँ, जो भी दिख जाए तो आप समझ जाइए कि यह कंटिन्यूअस है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इसके सहायक क्रिया के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि सहायक क्रिया जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका है हेल्पिंग वर्ब, जिसे कहते हैं सहायक क्रिया। हिंदी में कहते हैं हम इसे सहायक क्रिया। ये आपकी है सहायक क्रिया। थोड़ी हिंदी लिखने में दिक्कत तो हो ही गई होगी। तो देखिए, यह है सहायक क्रिया, यह है आपकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयुक्त की जाती है वो सहायक क्रियाएं हैं 3। आपको 3 प्रकार की सहायक क्रियाएं प्रयोग करना है। सहायक क्रिया का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, अंग्रेजी में उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आपको 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है। सबसे पहला है आपका इज। सबसे पहला है इज। इज का प्रयोग एक वचन के साथ करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ। एक वचनकर्ता जो आपका सब्जेक्ट होगा, यदि वह एक वचन में है तो आप वहाँ पर एक वचन के साथ इज लगाइएगा। जब भी आपको कर्ता एक वचन दिखे तो आप सहायक क्रिया इज का प्रयोग कीजिएगा। एक वचन का मतलब है कि जैसे आपको ही दिख जाए, सी दिख जाए, इट दिख जाए और नेम के साथ में लगाते हैं। ही का मतलब है वह लड़का के लिए, सी का मतलब भी वह ही होता है लेकिन ये लड़की के लिए लिखा जाता है, और नेम का मतलब है नाम। जो भी आपका नाम होगा वो आपका एक वचन होगा। तो इन सभी के साथ में आपको इज लगाना है। तो चलिए बच्चों, हमको आशा है कि आप ये पहली सहायक क्रिया समझ गए होंगे। इसी तरह से दूसरी वाली सहायक क्रिया है आर। आर का प्रयोग हम बहुवचन के साथ में करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता, आपका जो सब्जेक्ट होगा यदि वह आपका बहुवचन में है तो आप उसके साथ आर लगाएंगे। कर्ता आपका यदि बहुवचन है तो उसके साथ में आर लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बहुवचन कर्ता में आपका आ जाता है वी, यू, दे, वी, यू, दे, इस तरह से आपका यह बहुवचन कर्ता होगा। ऐसे ही एक लास्ट सहायक क्रिया है जिसे कहते हैं एम। यह केवल आई के साथ में प्रयुक्त होती है, केवल आई के साथ, और किसी के साथ प्रयुक्त नहीं होगी, केवल इसे आई के साथ लगाते हैं। तो आप तीनों सहायक क्रिया के बारे में जान लिए हैं कि इज को हमें कहाँ लगाना है। इज हमने आपको बताया है कि एक वचनकर्ता के साथ लगाएंगे। इसी तरह से आर आपको बहुवचनकर्ता के साथ लगाना है, और एम को केवल आई के साथ लगाना है। तो ये हो गया आपका सहायक क्रिया। अगला नंबर आ जाता है वर्ब। ये है आपका वर्ब फॉर्म। ये क्रिया का रूप है आपका वर्ब फॉर्म। क्रिया का रूप मतलब जो आपकी क्रिया होगी वो किस रूप में होगी उसको देखना है। तो इसमें जो सहायक वर्ब फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त की जाता है। ये है आपका फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ में आपको आईएनजी भी लगा देना है, यानी कि जो आपका वर्ब फॉर्म होगा, वर्ब फॉर्म आपको फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त करना है और उसके साथ में आईएनजी लगा देना है। जैसे फर्स्ट फॉर्म का मतलब है, जैसे गो है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो गो के साथ में आप आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा गोइंग। इसी तरह से आप कम है तो कम के साथ में आप आईएनजी लगा दीजिए तो कमिंग हो जाएगा। और इसी के साथ में जैसे टेल है, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो टेलिंग हो जाएगा। रन है तो रनिंग हो जाएगा। वाश है तो वाशिंग हो जाएगा। इसी तरह से आप फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा दीजिएगा। जब आप आईएनजी लगा देंगे तो ये कंटिन्यूअस की वर्ब बन जाएगी। इतना ही थोड़ा सा याद करना था आपको। सबसे पहले पहचान याद करना था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब याद कर लेना है, उसके बाद वर्ब का फॉर्म याद कर लेना है। बस थोड़ा सा याद कर लीजिए, कंटिन्यूअस ख़त्म। तो चलिए अब हम आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सिखाते हैं।
इसके पहले हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखवाया है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखवा दिए हैं, WH टाइप का स्ट्रक्चर लिखवा चुके हैं, यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर भी लिखवा चुके हैं। यदि आप सब लोग स्ट्रक्चर याद किए होंगे तो यह आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आप याद नहीं करेंगे तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप ट्रांसलेशन कर लें। तो चलिए हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। उसके साथ में मैं स्ट्रक्चर भी लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ इसको। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए बच्चों, आपके सामने बोर्ड में यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस आ चुका है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ, इस स्ट्रक्चर को यदि आप याद किए होंगे तो बहुत अच्छा है। जो बच्चे नहीं याद किए हैं वो याद कर लें, क्योंकि उनके लिए यह स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, यह है आपका पहला नंबर सब्जेक्ट। दूसरा नंबर है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तीसरे नंबर पे आपको लिखना होता है वर्ब और अंतिम में लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख करके हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे आपके सामने कोई सेंटेंस दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि आप इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके बताइए कि इसका अंग्रेजी में क्या होगा। तो चलिए आपको समझा देते हैं कि कैसे अंग्रेजी में किया जाएगा ट्रांसलेशन, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ हम लिख दिए हैं कि राम एक आम खा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस हम लिख दिए हैं कि राम एक आम खा रहा है। ये आपका सेंटेंस है। इसमें आपको देखना है कि वाक्य के अंत में कहीं पर भी रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ, इन सभी में से कुछ भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमने देखा कि लास्ट में रहा है दिख रहा है, इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस का है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि हम तो पहचान से ही इसको पहचान लिए कि इसकी पहचान क्या है। तो वाक्य के अंत में जब रहा है, रही है, रहे हैं मिल जाए तो आप समझ जाइए कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में पहले वाले वीडियो में भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ, जिससे 2-3 बार जब मैं बता दूंगा आपको तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब है कि जो काम को करने वाला है, उस सेंटेंस में जो व्यक्ति काम को कर रहा है आपका वही सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि राम एक आम खा रहा है, यानी कि आम खाने का काम राम कर रहा है, यानी कि जो आम खा रहा है व्यक्ति उसका नाम है राम, यानी कि काम करने वाला आपका हो गया राम। जब काम करने वाला राम हो गया तो वही तो सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे राम। तो ये हो गया आपका राम, सब्जेक्ट हो गया भाई। अब हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब भी लिखेंगे आप तो पहले सब्जेक्ट को देखिए कि सब्जेक्ट आपका एक वचन है कि बहुवचन है कि आई है। तो आप जब भी देखेंगे तो राम दिया गया है, राम का मतलब है एक नाम होता है केवल, और नाम आपका एक वचन है। जब भी आपको नाम कोई दे दिया जाए तो नाम होता है आपका एक वचन, तो नाम के साथ में आप लगाएंगे इज, क्योंकि जो नेम होता है उसके साथ हम लगाते हैं इज, इसलिए हम राम के साथ में सहायक क्रिया लगाएंगे इज। तो ये हो गई आपकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बाद में आपका आता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब जो काम किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कौन सा काम किया जा रहा है भैया, खाने का काम किया जा रहा है।
किसका काम किया जा रहा है? खाने का। तो जो खाना है ये आपका वर्ब हो गया। तो खा रहा है यानी कि खाने की अंग्रेजी होती है ईट। अब जब ईट लिख दिए तो उसमें आईएनजी कौन लगाएगा? हम ही तो लगाएंगे ना। तो ये हो जाएगा आपका ईटिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, इसलिए हम ईट के साथ जोड़ दिए आईएनजी, तो हो गया आपका ईटिंग। उसके बाद लिखना है हमको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या खा रहे हैं राम जी? तो एक आम खा रहे हैं, तो एक आम का अंग्रेजी होगा अ मैंगो। अ मैंगो। तो ये देख लिए आप कि कैसे हमने बातों बातों में ही कॉन्टिन्यूअस का ट्रांसलेशन करना सीख लिए। तो राम एक आम खा रहा है, इसका मतलब है राम इज ईटिंग अ मैंगो। ये हो गया आपका राम एक आम खा रहा है। ऐसे ही आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए कि वे कपड़े धो रहे हैं या कपड़ा धो रहे हैं, कह सकते हैं। वे कपड़ा धो रहे हैं। ये सिंपल सा आपके सामने आ गया है कि वे कपड़ा धो रहे हैं। अब इसका ट्रांसलेशन करना है तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जब भी आपको सेंटेंस दिया जाए तो आप पहले उसको पहचानिए कि वो कौन से टेंस का है। तो ये तो आपको लास्ट में दिख रहा है रहे हैं, तो रहे हैं का मतलब कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस तो हम पहचान लिए। अब चलते हैं ट्रांसलेशन पर। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। धोने का काम कौन कर रहा है? वे कर रहे हैं, क्योंकि कपड़ा धोने वाला काम कौन कर रहा है? वे का मतलब दे, है ना, यानी कि वे कपड़ा धो रहे हैं, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो होगा वो होगा वे का अंग्रेजी होता है दे। तो देख लीजिए आप यहाँ लिख दिए हैं दे। अब उसके बाद लगाना है हमको हेल्पिंग वर्ब। हम आपको बता ही चुके हैं कि जो भी सहायक क्रिया लगाएंगे हम वो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो एक वचन वाली सहायक क्रिया, बहुवचन होगा तो बहुवचन वाली सहायक क्रिया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो दे है आपका ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम सहायक क्रिया लगाते हैं आर। तो ये हो गया आर। उसके बाद में लिखना है हमको वर्ब। कौन सा काम कर रहे हैं बेचारे? धोने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कपड़ा धोने वाला उनके पास कोई नहीं है, तो धो रहे हैं। धोने की अंग्रेजी होती है वॉश, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा आपका वॉशिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या धो रहे हैं? कपड़ा। तो कपड़ा की अंग्रेजी क्लॉथ्स। ये हो गए आपके ट्रांसलेशन कंप्लीट। तो ये हो गया आपका दे आर वॉशिंग क्लॉथ। तो चलिए बच्चों, अब एक और सेंटेंस देखते हैं और उसको पहले आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे कि उसका ट्रांसलेशन क्या होगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ट्रांसलेशन। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए फटाफट बताने के लिए। देखते हैं कि कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि उसका ट्रांसलेशन क्या होगा। जो भी बच्चा सीख गया होगा वो जल्द से जल्द कमेंट करके बता ही देगा। जो बच्चा नहीं सीखा होगा वो तो बेचारा कर नहीं पाएगा। तो फिर से आप देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर आपके लिए है हम, सिंपल सा है, स्कूल जा रहे हैं। ये है आपके लिए एकदम सिंपल। जल्दी से लगाइए, जल्दी फटाफट। देखते हैं भाई कितने बच्चे लिख करके भेज रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अभी तक तो किसी ने नहीं भेजा है भाई, हमको लग रहा है कि आप समझ नहीं पाए। तो चलो भाई चलो, एक दो लोग का आप पहुँचा है, बहुत बढ़िया। मेहनत तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लगे रहिए फटाफट। और लोग भेजिए भाई, बहुत अच्छे। और लोग, हाँ भाई बढ़िया ट्रांसलेशन कर रहे हैं, बहुत से बच्चे सीख भी लिए हैं। ये देखिए बहुत से बच्चे भेज रहे हैं। सही है आपका, एकदम करेक्ट, एकदम बढ़िया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए दूसरा एक देख लेते हैं।
वह मैदान में क्रिकेट खेल रही है। वह मैदान में क्रिकेट खेल रही है। इसका भी सब लोग करिए। तो चलिए, जो लोग नहीं कर पाए हैं उनको हम पहला बता देते हैं, और जो लोग पहला करके कमेंट कर चुके हैं वे दूसरा वाला करके कमेंट करें। हम स्कूल जा रहे हैं, हम का मतलब होता है वी। सब्जेक्ट है आपका, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब होगा आपका आर। उसके बाद में वर्ब लिखना है, कौन सा काम कर रहे हैं, जाने का, तो जाने की अंग्रेजी गो, आप लगाइए ING तो हो जाएगा गोइंग। कहाँ जा रहे हैं भैया, स्कूल, टू स्कूल। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसी तरह से आप दूसरा वाला भी करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है आपका वह, है ना। यहाँ है रही है मतलब लड़की, तो वह के लिए आप लिखेंगे सी। अब यहाँ सी हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे एक वचन के साथ में इज, तो सी इज वर्ब है। क्या कर रही है, वो खेल रही है, तो खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, जोड़ दीजिए ING हो जाएगा प्लेइंग। क्या खेल रही है, तो भैया क्रिकेट खेल रही है। ये हो गया आपका क्रिकेट। कहाँ खेल रही हैं, तो इन द प्लेग्राउंड लिख दीजिए, चाहे ग्राउंड अकेले लिखिए। ये हो गया ग्राउंड। अब यहाँ प्लेग्राउंड भी कर सकते हैं, ऐसे चाहें तो प्लेग्राउंड कर दीजिए, तब पर भी सही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका सी इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। अब आपको मैं एक आई वाला हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, अपना पाठ याद कर रहा हूँ, ये हो गया। तो चलिए इसको करके देखते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो ये हो गया आपका आई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताया था आई के साथ सदैव एम लगाना है। आई के साथ जब भी सहायक क्रिया लगाएंगे तो एम लगेगी। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब, कौन सा काम कर रहे हैं, याद करने का। याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, उसमें आप जोड़िए ING हो जाएगा लर्निंग। क्या याद कर रहे हैं, अपना पाठ, तो अपना पाठ के लिए माई लेसन। इस तरह से आप देख रहे हैं कितनी आसान तरीके से हम ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं। तो चलिए ऐसे ही आपको निगेटिव सेंटेंस का बता देता हूँ कि निगेटिव सेंटेंस का क्या होगा। तो चलिए बच्चों, अब आप सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना। तो चलिए देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने निगेटिव सेंटेंस लिखा गया है, उसके नीचे आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब अनुवाद करने का नियम, मतलब संरचना, कि हम जो अंग्रेजी वाला सेंटेंस बनाएंगे उसकी संरचना क्या होगी। तो अंग्रेजी सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, यानी जो भी सहायक क्रिया होगी। सहायक क्रिया के बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो चलिए यहाँ पर पहला सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस है आपका भिखारी भिखारी भीख नहीं मांग रहा है। ये आपका सेंटेंस आ चुका है कि भिखारी भीख नहीं मांग रहा है। इसमें आप देखिए सबसे लास्ट में है रहा है। जब भी आपको लास्ट में रहा है दिख जाए तो आप समझ जाइए कि कंटिन्यूअस है। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है, तो भीख मांगने का काम जो कर रहा होगा वही आपका सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया है कि जो काम करने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा। तो आपका हो जाएगा भिखारी। भिखारी का अंग्रेजी होता है बेगर। भिखारी की अंग्रेजी होती है बेगर। तो ये हो गया आपका बेगर। अब भिखारी एक ही है तो एक वचन के साथ में इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब।
उसके बाद में नॉट लगाना है तो लगा दीजिए फटाक से। फिर हमको लिखना है वर्ब। वर्ब आपका क्या है? भीख मांगना। भीख मांगने की अंग्रेजी होती है बेग, उसमें लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हम लगाते हैं आईएनजी वर्ब के साथ में, तो हो जाएगा बेगिंग। ये आप क्या कहेंगे कि बेगर इज़ नॉट बेगिंग, भिखारी भीख नहीं मांग रहा है। इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे। देख लीजिए ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम अगला वाला सेंटेंस करना सीखेंगे। तो चलिए आपके लिए एक सेंटेंस और हाजिर है, उसको आप सब लोग करिए और करके हमको भी बताइए कि क्या होगा। अगला है मेरा भाई फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो चलिए फटाक से करिए और करके आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ, जो बच्चे समझ गए होंगे वो फटाफट करके दिखा देंगे। तो चलिए भाई देखते हैं क्या होता है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में रहा है आ गया, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, निगेटिव होगा फिर भी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका मेरा भाई। मेरा भाई के लिए हो जाएगा माई ब्रदर। आपका मेरा भाई के लिए लिखना होगा माई ब्रदर। हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो यहाँ पर मेरा भाई एक ही है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद में नॉट लगाना है तो लगा दीजिए फटाक से। फिर लगाना है हमको वर्ब, तो कौन सा काम कर रहा है? खेलने का। तो खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए तो हो गया प्लेइंग। क्या खेल रहा है? फुटबॉल, तो इसके लिए लिखा जाएगा फुटबॉल। ये हो गया आपका कंप्लीट। इसी तरह से चलिए देख लेते हैं हम अब यस और नो टाइप क्वेश्चन, जो आपका होगा प्रश्नवाचक शब्द पहले। डब्ल्यूएच टाइप में हमने आपको बताया है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में ही होगा। तो चलिए उसको देखते हैं आपका। तो चलिए बच्चों आप सबके सामने आ चुका है यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड। तो चलिए अब हम यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड के ट्रांसलेशन को सीखेंगे कि यस और नो टाइप का यदि हमको सेंटेंस दे दिया जाए तो हम उसे कैसे हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिया गया है, तो मैं सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ जिससे आपको कहीं पर भी समझने में भी कोई परेशानी ना आए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जब भी आपको यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड मिल जाएगा तो आप सभी प्रकार के यस और नो टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर यदि नहीं होगा तो नॉट लिखना है। आपको सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं दिखे तो आप नॉट लगाइएगा, और नहीं ना दिखे तो नॉट मत लगाइए। उसके बाद में लिखिएगा वर्ब, फिर अंतिम में आप लिख दीजिए ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो चलिए यहाँ पर बच्चों लेते हैं पहला प्रश्न, यानी कि पहला सेंटेंस लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है आपका क्या मोहन सड़क पर दौड़ रहा है। ये आपका पहला सेंटेंस आ चुका है कि क्या मोहन सड़क पर दौड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में ही है। जब भी आपको प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में ही मिल जाए तो आप समझ जाइए यह यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड है। तो यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड का जब भी हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नहीं होगा तो नॉट लिख देंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लिख देना है और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो चलिए हम यहाँ पर हल करते हैं, इसको देखते हैं क्या होगा अंग्रेजी में। तो सबसे पहले आपका यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द है,
तो प्रश्नवाचक शब्द होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप। तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ देखिए मोहन एक वचन है तो यहाँ पर लगाएंगे हम इज, क्योंकि एक वचन के साथ में हम इज लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका इज। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मोहन तो ये हो गया आपका मोहन। फिर लिखना होगा यदि नहीं हो तो नॉट, तो यहाँ देख लीजिए आपको नहीं नहीं दिखेगा तो नॉट नहीं लगाना है। फिर लगाएंगे हम वर्ब को, तो वर्ब है आपका रन माने दौड़ना, उसमें ING लगा देंगे तो हो जाएगा रनिंग। अब आगे लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया सड़क पर। सड़क पर का मतलब है ऑन रोड, ऑन द रोड कह दीजिए चाहे ऑन रोड कह दीजिए। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो इस तरह से आप देख लिए कि कैसे हमने यस आर नो टाइप क्वेश्चन वर्ड को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिए हैं। एक सेंटेंस में आपको और सिखाऊंगा जिसमें नहीं भी होगा। तो चलिए अब नहीं वाला देख लेते हैं। तो इसमें होगा आपका दूसरा नंबर कि क्या तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो। ये आपका सेंटेंस आ चुका है कि क्या तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है बहुवचन में लिखा गया है। तो जब भी आपका सब्जेक्ट बहुवचन में होगा तो आप सहायक क्रिया आर लगाएंगे। ये हो गया आपका सहायक क्रिया। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है तो यू मतलब तुम हो गया सब्जेक्ट। फिर हमको लिखना है यदि नहीं हो तो नॉट। तो आप देख लीजिए कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो हाँ भाई यहाँ पर नहीं है, नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। ये हो गया नॉट। उसके बाद में हमको लिखना है वर्ब, क्या काम कर रहा है, तो वो लिख रहे हैं पत्र। पत्र लिखने का काम है तो लिखने की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी राइट, उसमें लगा देंगे हम ING तो हो जाएगा ये राइटिंग। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक पत्र। एक पत्र का मतलब अ लेटर। इस तरह से आप देख लिए कि कितनी आसान तरीके से हमने WH टाइप को भी सीख लिया है। तो चलिए अंतिम सेंटेंस आपको मैं बता देता हूँ जिसका नाम है WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। तो WH टाइप जब क्वेश्चन वर्ड समाप्त हो जाएगा तो ये जान लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका कंप्लीट। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अब हम सीखेंगे WH टाइप क्वेश्चन वर्ड को। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर याद करना होगा। स्ट्रक्चर में है आपका पहले क्वेश्चन वर्ड, QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में आपको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा आपका सब्जेक्ट, यदि नहीं हो तो नॉट, उसके बाद में वर्ब, फिर यहाँ पर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप WH टाइप क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम पहला ट्रांसलेशन करने के लिए यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं। तो पहला सेंटेंस है आपका रेखा खाना, रेखा खाना क्यों बना रही है। यहाँ पर ये आपका पहला सेंटेंस है, रेखा खाना क्यों बना रही है। तो पहले आप देख रहे हैं लास्ट में रही है आ गया, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो प्रश्नवाचक शब्द आपको बीच में मिल गया है। तो जब भी आपको प्रश्नवाचक शब्द बीच में मिले तो आप समझ जाइए कि यह डबल इंट्रोगेटिव है, जिसको हम कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। तो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखनी होती है। तो ये आपका है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है क्यों, तो सबसे पहले आप क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी वाई। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रेखा जो है एक वचन है, यानी कि नाम है। जब भी नाम होगा एक वचन कहा जाएगा। तो रेखा नाम है इसलिए हम यहाँ पर एक वचन की सहायक क्रिया लगाएंगे इज। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट लिख दीजिए रेखा। फिर यदि नहीं हो तो नॉट, तो नहीं दिख रहा है इसलिए नॉट को छोड़ देंगे हम। उसके बाद में लिखेंगे वर्ब को। तो क्या बना रही है, खाना। तो खाना बनाने को हम कहते हैं कुक,
उसमें जोड़ देंगे ING, तो ये हो जाएगा आपका कुकिंग। तो वाई इज रेखा कुकिंग। क्या बना रही है? फूड। तो ये हो जाएगा आपका फूड। और ये